कभी कभी दुनिया खत्म नहीं होती, बस भूल जाती है कि उसे किस चीज ने बचाया था। अरावत की धरती भी वैसी ही है। उत्तर की तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियां हैं, ऊंची मीनारें, जमी हुई हवाएं और खामोशी जो तलवार की धार जैसी लगती है। इसे कहते हैं ध्रुवखंड। पूर्व की तरफ पानी पर तैरते द्वीप हैं, नीली रोशनी से चमकते जंगल, लहरों पर चलने वाले मंदिर और समंदर जो सुनने वालों से बातें करता है। इसे कहते हैं नीरमाया। दक्षिण में लाल पहाड़ों की घाटियां हैं, जलती मिट्टी, राख से ढका आसमान और आग जिसे लोग धर्म की तरह मानते हैं। यही है अग्निसर्ग। और पश्चिम में, जहां सूरज आधा ही उगता है, जहां पेड़ मर चुके हैं पर उनकी परछाइयां अब भी चलती हैं, जहां धरती किसी पुराने अपराध की तरह हर समय हल्की कांपती रहती है, वही है काल धरती। कहते हैं कि इन चारों तत्वों बर्फ, पानी, आग और छाया को एक साथ जोड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं होती। अगर कभी चारों एक ही शरीर में धड़कने लगे तो ये दुनिया या तो बच सकती है या टूट भी सकती है। बहुत साल पहले अरावत के ऊपर पहली बार आसमान में एक काली दरार उभरी थी और उस दरार से इतना बड़ा नाग उठा कि सूरज भी उससे टकराकर धीमा पड़ जाता था। वो था कालनाग। उसके पूरे शरीर पर अजाने चिन्ह खुदे थे, ऐसी भाषा जिसका अर्थ अब कोई नहीं जानता। उसकी सांस से झीलें उबल जाती, उसकी फुफकार से हवा जम जाती और उसके एक झटके से पूरे शहर काले रेत में बदल जाते। चारों राज्यों ने अपने अपने योद्धा भेजे, बर्फ वाले, पानी वाले, आग वाले और छाया की सीमा वाले। लेकिन इनमें एक और दल था, एक पुराना समूह, संतुलन रक्षक। इनका काम था दुनिया में तत्वों का संतुलन बनाए रखना। अगर कभी एक तत्व बढ़कर बाकियों को निगलने लगे तो ये रक्षक उसे रोकते थे। इन रक्षकों में एक आखिरी योद्धा था जिसका नाम आज किसी किताब में नहीं मिलता। लोग उसे बस अंतिम संतुलन रक्षक कहते हैं। उसी ने चारों राजाओं की शक्ति एक ही मुहर में बांधी और कालनाग को काल धरती की गहरी खाई में कैद कर दिया। पर उसके बदले उसे अपनी शक्ति, अपना नाम और अपना जीवन देना पड़ा। रक्षक दल उसी दिन बिखर गया, लेकिन बंधन में एक गलती रह गई। कालनाग का दिल, जो अंधेरे से बना था, मुहर से अलग होकर बाहर गिर पड़ा। तीनों राज्यों ने उसे छिपाने की कसम खाई। चौथे राजा ने उसे अपने सिंहासन के नीचे दफना दिया। 10 साल पहले की रात, काल धरती की सीमा पर, जहां हवा तक बोलने से डरती है, अचानक एक अजीब तूफान उठा। आसमान में बादल नहीं थे, फिर भी बिजली चमकी। हवा में कोई शोर नहीं था, फिर भी कड़कड़ाहट हुई। और फिर आसमान पर एक काली, सीधी दरार बन गई, जैसे ऊपर की दुनिया का पर्दा किसी ने अंदर से फाड़ दिया हो। उस दरार के पीछे किसी विशाल आकृति की हल्की सी परछाई थी, लंबी, घूमती हुई, जैसे शरीर पर चिन्ह बने हों। तूफान थमा तो गांव वालों को एक बच्ची मिली, काली मिट्टी में बैठी, आंखें आसमान की ओर शांत भाव से देखती हुई। वो डरी हुई नहीं थी, वो रो भी नहीं रही थी, जैसे वो किसी और दुनिया से आई हो और बस चारों तरफ को समझ रही हो। उसकी हथेली पर एक छोटा सा चिन्ह था जो 4 हिस्सों में बंटा था। एक हिस्सा सफेद बर्फ, एक नीला पानी, एक लाल आग और बीच में एक छोटा काला बिंदु, छाया। गांव वाले पहले डर गए, फिर किसी ने कहा, ये तूफान की छोड़ी हुई बच्ची है, इसे छोड़ नहीं सकते। उसका कोई नाम नहीं था, कोई अता पता नहीं, कोई पहचान नहीं। लोगों ने उसका नाम रखा जिनीशा। नाम रखा भी क्यों? क्योंकि कोई जवाब नहीं था, और नाम रखने से कम उसकी मौजूदगी किसी तरह समझ आती थी। लेकिन उसी रात कालनाग की गुफा में पहली हल्की दरार पड़ी थी। कोई नहीं देख पाया, पर अगर कोई बहुत गहराई में होता तो सुन लेता। पत्थर पर किसी बड़े जीव का बहुत धीमा हिलना। कागजों में जिनीशा गांव की एक सामान्य लड़की थी, जो पानी भरती, लकड़ियां उठाती और रात को छत पर बैठकर तारे देखती थी। पर कहानियों में वो तूफान की बच्ची थी। लोगों को उससे डर भी लगता, दया भी आती, और सबसे ज्यादा अजीब लगता कि जहां वो होती, हवा, मिट्टी, पानी, कुछ न कुछ रोज थोड़ा बहुत बदल जाता था। कभी पानी झिलमिलाता, कभी हवा गर्म हो जाती, कभी दीपक की लौ
उसकी ओर झुक जाती। जिनीशा को यह सब पसंद नहीं था। वो सिर्फ साधारण होना चाहती थी। कभी कभी रात में वो छत पर बैठकर सोचती, मैं अलग क्यों हूं और कौन सी ताकत मुझे देख रही है। उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन जवाब धीरे धीरे जागने लगा था। ध्रुवखंड में बर्फीले किले की दीवार पर एक प्रहरी खड़ा था, एरॉन। उसकी तलवार पर आज हवा अलग तरह से चल रही थी, न काटती हुई बल्कि घिसती हुई। नीचे उसका बर्फीला भेड़िया नायर हवा को सूंघकर गहरी गुर्राहट कर रहा था। एरॉन ने ऊपर देखा। तारों के बीच एक हल्की काली रेखा थी। उसके मन में गुरु की पुरानी चेतावनी गूंजी, अगर हवा घाव जैसी लगे तो समझ लेना किसी बंधन की उम्र कम हो रही है। उसने सांस रोकी और उस आवाज के पीछे खामोशी से डर महसूस किया। नीरमाया में समंदर के ऊपर तैरते मंदिरों में सैरा पानी में पैर डाले बैठी थी। आज समंदर दो दिशाओं में बह रहा था, एक किनारे की तरफ, एक किसी अदृश्य खाई की ओर। उसने आंखें बंद की और पानी की धड़कन सुनी। वो धड़कन किसी जीव की थी जो बहुत गहरी नींद में धीरे धीरे जाग रहा हो। उसके कान में हल्की फुसफुसाहट आई, काल हृदय। सैरा ने आंखें खोली। उसे ये शब्द नहीं पता थे, फिर भी दिल कांप गया। अग्निसर में जलते पहाड़ों के बीच वैरव एक चट्टान पर बैठा आग की नदी देख रहा था। आज आग लाल नहीं, थोड़ी बैंगनी थी, जैसे किसी ने उसके अंदर से कुछ खींच लिया हो। उसने तलवार उठाई, सामने के पत्थर पर चोट की। लावा पत्थर में घुस गया, जैसे पत्थर भूखा हो। वैरव ने सोचा, ये आग हमारी नहीं रही, इसे कोई और पी रहा है। पर कौन? जवाब पहाड़ों से नहीं, धरती के नीचे से जाग रहा था। उस रात जिनीशा नींद नहीं ले पाई। उसकी हथेली का चिन्ह हल्का हल्का गर्म हो रहा था, जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा हो। गांव शांत था, कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे। ये संकेत हमेशा बुरा माना जाता था। जिनीशा घास पर खड़ी सीमा की तरफ देख रही थी, जहां से काल धरती शुरू होती थी। अचानक उसके पैरों के पास की मिट्टी काली होने लगी, जैसे अंधेरा धरती से रिस रहा हो। और फिर उस काले धुएं में से एक लंबा दुबला साया उठा। सिर पर खाली 2 गड्ढे, हाथों की जगह तेज साए, और कदम रखते ही घास जली राख बन जाती। जिनीशा पीछे हट गई। दिल तेजी से धड़का, पर भागी नहीं, क्योंकि उसकी हथेली का चिन्ह पहली बार तेज जलने लगा था। साया उसकी ओर झपटा। जिनीशा ने डर में हाथ आगे कर दिया, और उसी पल उसके हाथ से कुछ निकल पड़ा। नीली हवा, लाल चमक, सफेद परत, काले धुएं की हल्की लकीर, सब एक छोटे चक्र में घूमकर साए से टकराए। साया चटक कर टूट गया। हवा में काली धूल उड़ गई। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर धरती के अंदर कहीं बहुत गहराई से एक आवाज आई। मिल गई, जैसे किसने किसी खोई चीज को पहचान लिया हो। जिनीशा कांप गई। उसने पहली बार महसूस किया, ये साया गांव के लिए नहीं आया था, ये उसके लिए आया था। दूर उत्तर में बर्फ के बीच एरॉन ने आसमान चीरती काली रेखा देखी। पूर्व में सैरा ने समंदर की धड़कन में असामान्यता सुनी। दक्षिण में वैरव ने आग के रंग में छाया का स्वाद पाया, और तीनों अपने अपने रास्तों से काल धरती की ओर तेजी से बढ़े। जिनीशा सीमा पर खड़ी थी। पीछे गांव, सामने अंधेरा, हथेली में जलती हुई मुहर, और तभी आसमान 3 दिशाओं से फटा। उत्तर से सफेद नीली चमक, एरॉन अपने बर्फीले भेड़िए के साथ। पूर्व से पानी की घूमती लहर, सैरा। दक्षिण से लाल आग की रेखा, वैरव। तीनों एक ही जगह आकर रुके। एक लड़की और उसके सामने फिर से दूसरा साया निकलने की तैयारी कर रहा था। जिनीशा के पीछे हवा जम गई। उसके सामने अंधेरा कांप उठा, और उसी पल धरती की गहराई से मृत्यु जैसी आवाज उठी। मुझे मेरा हृदय लौटाओ, नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी 4 सांसें छीन लूंगा। ये कालनाग की आवाज थी, और जिनीशा ने पहली बार समझा, उसका जन्म एक तूफान नहीं था, एक संकेत था। एक संकेत कि अरावट की नींव अब टूटने वाली है, और वो इस तूफान के बीचों बीच खड़ी है। उस दिन ध्रुवखंड की बर्फ, नीरमाया का पानी, अग्निसर की आग और काल धरती की छाया, सबकी राह एक ही बच्ची पर आकर रुकी। और उसी पल
अरावर्त की किस्मत बदल गई। कगार पर खड़ी छोटी जिनीशा, सामने 3 योद्धा, बर्फीला प्रहरी एरॉन, जल विदुषी सैरा, अग्नि योद्धा वैरव। कुछ पूछने से पहले ही गांव के बीच काला साया उठता है। पतला, लंबा, आग, पानी, बर्फ सब पी जाता है। एरॉन ने तलवार उठाई, बर्फ की पट्टी चमकी। सैरा ने हाथ घुमाया, पानी का तीर बना। वैरव ने भाले के चारों तरफ लाल आग जलाई। तीनों ने हमला किया, पर साया न इंसान की तरह हिला न जानवर की तरह। जिनीशा की हथेली चलती है, वो डर में हाथ आगे करती है। सफेद, नीला, लाल, काला, चारों रंग मिलकर चक्र बनते हैं, साए पर गिरते हैं। साया कांच की तरह छटक कर धुएं में उड़ जाता है। एरॉन हक्का बक्का, चारों तत्व एक ही लड़की में। तीनों समझ जाते हैं छाया इसे ढूंढ रही है। एरॉन कहता है, ये यहीं रही तो अगला हमला पूरे गांव को निगल जाएगा। जिनीशा घबराकर, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, पर गांव उसकी पलकों के पीछे डरता दिखता है। वो मन ही मन सोचती है, अगर मैं ही वजह हूं तो भागकर क्या बदलूंगी। धीरे से कहती है, ठीक है, मैं चलूंगी। उस पल वो गांव की बच्ची नहीं, अरावर्त का सवाल बन गई। तीनों उसे लेकर ध्रुवखंड की ओर निकल पड़ते हैं। बर्फीले मैदानों पर जिनीशा के हर कदम के नीचे नीली चमक उठती है। एरॉन सोचता है, बर्फ इसे पहचान रही है। किले के हॉल में बर्फ की दीवार पर पुरानी लिपि। जब चारों तत्व एक ही सांस में धड़केंगे, नाक का बंधन पहली दरार लेगा। जिनीशा दीवार के पास जाती है। बर्फ हल्का चमकती है, तभी किला कांपता है। 2 साए हॉल के बीच खड़े, पीठ से धुएं की लकीरें आसमान तक। तीनों योद्धा हमला करते हैं। बर्फ टूटती है, पानी काला पड़ता है, आग बुझती है। साए फिर से सीधे जिनीशा पर टूटते हैं। वो दीवार से टकरा कर गिरती है, चिन्ह जलता है। वो फिर हाथ आगे करती है। चारों तत्व का चक्र साए को एक झटके में तोड़ देता है। हॉल में सन्नाटा। एरॉन भारी स्वर में कहता है, ये बच्ची तत्वों का संतुलन है और इसी तक अंधेरा पहुंच रहा है। अब अगला जवाब हमें पानी के पास मिलेगा। पूर्व में तैरते मंदिर, चमकता समंदर, नीली रोशनी वाले जंगल। सैरा उन्हें ज्वारदर्शनी के पास ले जाती है। वो पानी में दुनिया देखती है। ज्वारदर्शनी जिनीशा की हथेली पर नजर डालती है। कटोरे में पानी भरकर कहती है, हाथ डालो। पानी की सतह पर उभरता है। पुराना युद्ध, काल नाग का बंधन, गिरता हुआ काला दिल, काल हृदय, और उसी रात काली मिट्टी पर बैठी एक बच्ची, जिनीशा। वो बताती है, जिस रात काल हृदय खाई से अलग हुआ, उसी दरार से तुम पैदा हो। छाया तुम्हें इसलिए ढूंढती है क्योंकि तुम उसकी अधूरी धड़कन हो। एरॉन पूछता है, दिल कहाँ है? ज्वारदर्शनी सीधे वैरव की ओर देखती है, जहां आग अपना सबसे बड़ा राज छुपाती है। अग्निसर में, तुम्हारे भाई के पास। पानी में रुद्र का चेहरा उभरता है। वैरव का दिल बैठ जाता है। उसी वक्त समंदर काला होने लगता है। 12 साए पानी से उठते हैं। एरॉन, सैरा, वैरव लड़ते हैं, पर 12 सीधे जिनीशा की तरफ बढ़ते हैं। हथेली फिर जलती है। वो हाथ डुबोती है। चारों तत्व एक घूमते भंवर की तरह समंदर पर उतरते हैं। 12 साए एक ही झटके में नीचे खिंच जाते हैं। ज्वारदर्शनी कहती है, तुम तूफान की बच्ची नहीं, पुराने बंधन की आखिरी चिंगारी हो। अब अगला कदम साफ है। अग्निसर। दक्षिण में हवा चुभती गर्म, लावा की नदियां, आसमां पर काला धुआं। नीचे घाटी में लावा में काली नसें बह रही हैं। सैरा फुसफुसाती है, ये आग तो अंधेरे को निगल जा रही है। लावा से एक आकृति उठती है, राखी कवच, नीचे लाल नसें, आंखों में धुआं, रुद्र। वैरव आश्चर्यचकित हो जाता है। भाई? रुद्र की आवाज 2 परतों में आती है। भाई नहीं, अब मैं उसका दूत हूं जिससे तुम डरते हो। वो हाथ उठाता है। लावा से छाया सैनिक बनते हैं। काले शरीर और आंखें खोखली लेकिन चमकती हुई।
एरॉन की बर्फ, सैरा का पानी, वैरव की आग, तीनों फिर बेअसर। छाया सैनिक जिनीशा पर टूट पड़ते हैं। वो घबराकर आंखें बंद करती है। चिन्ह फटता है। एक विशाल चक्र निकलता है। घाटी कांपती है। छाया सैनिक धूल बनकर उड़ जाते हैं। रुद्रक पीछे फिसलता है। उसके सीने का काला घेरा कांपता है। लेकिन जिनीशा जमीन पर गिर जाती है, हथेली जली हुई, सांसें टूटी हुई। रुद्रक हंसता है। अंधेरा अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे अंदर आएगा। वो धुएं में बदलकर काल धरती की ओर चला जाता है। आसमान और गहरा होता जाता है। आग का रंग बैंगनी। एरॉन कहता है वो खाई की ओर जा रहा है। जिनीशा कांपती आवाज में भी स्पष्ट बोलती है, अगर अंधेरा मुझे ढूंढ रहा है तो मुझे ही उसके पास जाना होगा। अगला पड़ाव तय है, काल धरती। पश्चिम की ओर रास्ते भारी होते जाते हैं। एक खाली गांव, दरवाजे खुले, बर्तन रखे, लोग गायब, मिट्टी पर काली महीन धूल। वैरव आश्चर्य से कहता है, ये साए के खाने के बाद बचा निशान है। बाहर जमीन पर सीधी पतली दरार। जिनीशा पैर रखती है। अंदर से धक 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 उसकी हथेली उसी लय में धड़कती है। रात में उसे सपना आता है, खाई, घूमता धुआं, उसका बचपन और काल नाग की ठंडी आंखें। तू मेरे बंधन की दरार से बनी है, मेरे पास आ। वो चीख कर उठती है। अगले दिन वे सीमा पर पहुंचते हैं। आसमान बीमार धूसर, धूप आधी, पेड़ उल्टे, जड़ें बाहर। पहला कदम रखते ही धरती के भीतर से आवाज, तू आ ही गई। तभी जंगल से दर्जनों छाया सैनिक निकलते हैं, सब धुंध से बने। तीनों योद्धा उन पर टूट पड़ते हैं, पर साए हर वार से और गहरे होते जाते हैं। कुछ साए जिनीशा की ओर मुड़ते हैं। वो हाथ उठाती है। इस बार रोशनी नहीं, काला धुआं निकलता है। साए उसी धुएं की ओर खींचते हैं। वो डर जाती है, धुआं रोक नहीं पाती, घुटने बैठते हैं। आंखों के पास काले धागे उभरते हैं। मैं नहीं रोक पा रही। वो गिरती है। साए उस पर टूटने वाले होते हैं। तभी धरती फटती है, गहरी खाई खुलती है। अंदर से इतनी भारी सांस उठती है कि चारों योद्धा पीछे जा गिरते हैं। उनके मन में एक ही शब्द गूंजता है, आ जाओ। ये काल नाग की पहली जागती हुई सांस थी और दुनिया की आखिरी बेखबर सांस।